India Legal presents Courts Roundup. शुरुआत करेंगे कोर्ट्स राउंडअप की। वाराणसी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को फांसी की सजा सुनाई है। वलीउल्लाह को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। वलीउल्लाह उर्फ टुंडा इस समय डासना जेल में बंद है। वलीउल्लाह के खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे थे, जिनमें से 4 में उसे दोषी करार दिया गया है। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोट हुआ था। पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी उल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया था। वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने व आतंकवाद फैलाने का आरोप है। वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने मना कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये केस गाजियाबाद जिला जज के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज के कोर्ट में चल रही थी। वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324, 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपए का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत लाभ देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने की 1993 की अधिसूचना को मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है। देवकी नंदन ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जो केंद्र को अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति देती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ राज्यों और क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या कम है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसी तरह केंद्र ने ईसाइयों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जो नागालैंड में 88%, मिजोरम में 87% और मेघालय में 74% हैं। इसलिए वे अनुच्छेद 30 के अनुसार अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2C, जो अल्पसंख्यकों को सूचित करने के लिए केंद्र को बेलगाम शक्ति देती है, स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29, 30 के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक को परिभाषित करने और जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वे धार्मिक और भाषाई समूह जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और गैर प्रमुख और संख्यात्मक रूप से बहुत कम हैं, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत लाभ और सुरक्षा प्राप्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाइजीरियाई नागरिक की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें गृह मंत्रालय और विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय बेंगलौर द्वारा उसके 3 बच्चों को एग्जिट परमिट जारी करने के लिए 4,34,000 रुपए की फीस वसूलने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है। नाइजीरियाई नागरिक ने फीस लेने को रद्द करने, छूट देने के आधार पर सभी 4 बच्चों को तत्काल आधार पर एग्जिट परमिट जारी करने की मांग की थी। जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक नाइजीरियाई नागरिक है, जो 2014 में वैध अध्ययन वीजा के तहत भारत आया था और उसने एक नाइजीरियाई से शादी की थी। वकील ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के जुर्माना लगाने के लिए कोई कारण बताए बिना MHA द्वारा जुर्माना लगाया गया था। पीठ ने याचिका पर विचार नहीं करने से इनकार करते हुए कहा कि ये सभी नीतिगत निर्णय हैं, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। याचिका में ये तर्क दिया गया कि कार्रवाई व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनकार करती है।
फॉरेनर्स ऑर्डर 1957 के पंजीकरण के धारा 2 के उल्लेख करते हुए, जिसमें प्रावधान है कि विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू नहीं होगा। याचिका में कहा गया कि यहां विचाराधीन बच्चे जो भी 12 वर्ष से कम आयु के हैं पर एग्जिट परमिट जारी करने के लिए फीस नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें छूट के लिए पहले स्थान पर पंजीकृत नहीं किया गया था। इसलिए पंजीकरण की अनुपस्थिति और छूट में वहां किसी वास्तविक शुल्क और या दंड शुल्क का कोई सवाल ही नहीं है। याचिका में आगे कहा गया है कि कई सरकारों के आदेश के बावजूद नहीं है जो एग्जिट परमिट जारी करने के लिए वास्तविक या जुर्माना शुल्क लगाने का तरीका निर्धारित करता है। वहीं चीनी वीजा घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई। अब कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। कार्ति चिदम्बरम ने चीनी वीजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कार्ति ने निचली अदालत के 3 जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। निचली अदालत ने कार्ति और 2 अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ये अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी लंबित रहने के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को भी रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, इसने जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का उन्हें निर्देश दिया गया था। ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। वीजा मामले के वक्त कार्ति के पिता पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। निचली अदालत ने कहा था कि कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, जांच का प्रारंभिक चरण और आरोपी कार्ति पी चिदम्बरम और एस भास्करमन के पिछले आपराधिक इतिहास भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले में अवरोधक बनते हैं। इस तरह के कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत का इंतजार बढ़ गया है। कुतुब मीनार में स्थित मस्जिद में नमाज पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने सोमवार को कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के एएसआई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। पिछले दिनों एक वकील ने कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं 15 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई ने मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई थी। एएसआई ने 15 मई को मुगल मस्जिद में नमाज पर रोक लगा रखी है। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि कुतुब मीनार के अंदर मौजूद मुगल मस्जिद में नियमित रूप से नमाज अदा की जा रही है, जिस पर एएसआई ने रोक लगा दी है। वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। एएसआई के मुताबिक 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान भी यहां पर नमाज अदा करने की रोक लगाई गई थी। हालांकि 2016 में फिर यहां नमाज अदा करनी शुरू कर दी गई, जो अभी तक जारी थी। एएसआई ने यहां पर नमाज पढ़ने वालों से अनुमति पत्र या इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज मांगा था, जिसे वे लोग नहीं दे पाए। इसके बाद यहां स्थित मुगल कालीन मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कराया गया। इस मस्जिद के पास में ही कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इन्हें लेकर विवाद बढ़ने पर एएसआई ने यह फैसला लिया। उपजे विवाद के बाद विश्व धरोहर कुतुब मीनार में पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई है। पिछले कुछ समय से यहां पहले की अपेक्षा प्रतिदिन 500 से 600 तक पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लगी मूर्तियों को लेकर विवाद गरमाने के बाद अब कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के एक पूर्व अधिकारी को कथित रूप से एक व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप है, जिसने इसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक हैंडलर को दिया था, जिसे दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने पाया कि मामले में एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सबूत दस्तावेजी प्रकृति के थे और पुलिस अधीक्षक अरविंद नेगी को 1 लाख रुपए के निजी जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी। जमानत आदेश में कहा गया है कि इन तथ्यों को साबित करने के लिए पूरे सबूत जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है वे दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के हैं, क्योंकि ये आरोपी के फोन से प्राप्त जानकारी है, जिसने कथित तौर पर इन दस्तावेजों के बारे में अपने सह अभियुक्तों को संचार स्थापित किया था। सबूतों के साथ नेगी के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की एनआईए की चिंता से निपटते हुए अदालत ने कहा कि इस तर्क को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। नेगी, जिन्हें पहले ही हुर्रियत टेरर फंडिंग मामले में उनकी जांच के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था, तर्क दिया है कि जिस मुखबिर को उसने कथित तौर पर कुछ गुप्त दस्तावेज दिए थे, उसे एक वरिष्ठ अधिकारी ने पेश किया था और मुखबिर की सेवाओं का उपयोग किया गया था।
आतंकी मामलों को सुलझाने के लिए ये भी तर्क दिया गया था कि लीक हुए दस्तावेजों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया था। हालांकि अदालत ने रेखांकित किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 201 या सबूत मिटाने के जुर्म के तहत अपराध जिसके लिए नेगी को आरोपित किया गया था एक जमानती अपराध था। नेगी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पत्नी द्वारा अपने पति पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत में राज्य पुलिस को उसकी घटिया जांच के लिए फटकार लगाई। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पुलिस अधिकारियों को 2017 में दर्ज की गई उसकी शिकायत में आगे की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने उसे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर किया और उसके इनकार करने पर उसे प्रताड़ित, परेशान किया और यहां तक कि उसके साथ मारपीट भी की। शिकायत में आगे कहा गया है कि पति ने शिकायतकर्ता पत्नी की कुछ अश्लील तस्वीरें क्लिक की और कुछ वीडियो क्लिप भी शूट किए, जिसके बाद में उसने उसके पिता और कुछ दोस्तों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रसारित कर दिया। हालांकि बेंगलौर सिटी पुलिस ने 26 सितंबर 2019 को दायर अपनी चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 या सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके बजाय चार्जशीट ने केवल घरेलू हिंसा का मामला या पति के खिलाफ 498A का मामला बनाया। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा है कि इस तथ्य से पता चलता है कि जांच कितनी घटिया थी। न्यायाधीश ने आगे कहा कि समय आ गया है कि पुलिस महानिदेशक इस तरह की घटिया जांच का जायजा लें और संबंधित जांच अधिकारियों से सख्ती से निपटें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वर्तमान मामले में आगे की जांच की आवश्यकता होगी और इसे किसी अन्य अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए। मामले के तथ्यों के अनुसार महिला और पति दोनों बेंगलौर से 2013 में IIT बॉम्बे में PhD करने के दौरान दोस्त बन गए थे और बाद में 2015 में दोनों ने शादी कर ली। उसने दावा किया कि शादी के तुरंत बाद पति उसे अप्राकृतिक यौन संबंध करने के लिए मजबूर करना उसने शुरू कर दिया और मना करने पर वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने हंसखली गैंगरेप और मर्डर केस में नाबालिग पीड़िता के परिवार के सदस्यों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसकी वर्तमान में CBI द्वारा जांच की जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस और अन्य के प्रति निष्ठा के कारण पंचायत सदस्य के बेटे द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय की एक 14 वर्षीय लड़की की 5 अप्रैल को मौत हो गई थी। 10 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले उसके माता पिता के अनुसार जब वह घर लौटी तो उसका खून बह रहा था और वह रात बाद में उसकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता अनिंदय सुंदर दास द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक मृतक पीड़िता के परिवार के सदस्यों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण और नदिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की। अदालत ने उठाई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख से पहले राज्य के हलफनामे का जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया गया, जो 28 जून को होने वाली है। अदालत ने पहले मामले में पीड़ित के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाह संरक्षण आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को पीड़ित के परिवार के सदस्यों को मानसिक मनोवैज्ञानिक उपचार देने का भी निर्देश दिया था, ताकि वो इस सदमे से बाहर आ सकें। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में केके के नाम से मशहूर गायक संगीतकार कृष्ण कुमार कुन्नाथ की कोलकाता में एक संगीत कार्यक्रम में हुई मौत की CBI जांच की मांग कराने के लिए ये दी गई है। केके 2 दिवसीय संगीत कार्यक्रम के लिए शहर में थे। नजरुल मंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वे बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि उनकी मौत संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से हुई। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट रविशंकर चट्टोपाध्याय के माध्यम से दायर जनहित याचिका का सोमवार को उल्लेख किया गया और तत्काल सुनवाई की मांग की गई। डिवीजन बेंच ने संबंधित वकील को जनहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया और आगे टिप्पणी की कि वह याचिका की तत्काल सुनवाई पर विचार करेगी। केके मंगलवार रात कोलकाता में खचाखच भरे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के बाद अपने होटल लौटे थे।
जब उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और कुछ ही समय बाद कॉन्सर्ट में उनका वीडियो सामने आया। इसमें उनके शरीर से बहुत पसीना आ रहा था और वे थके हुए दिखाई दे रहे थे। इस संबंध में पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल सरकार के बुधवार को प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक के पार्थिव शरीर को बंदूक की सलामी के साथ अंतिम सम्मान दिया गया। इसके तुरंत बाद भाजपा ने केके की मौत पर लापरवाही का आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने 53 वर्षीय सिंगर के निधन को हत्या कहा। भाजपा पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पुरुलिया में झालदा नगर पालिका के पूर्व कांग्रेस पार्षद तपन कंडू की मौत की सीबीआई जांच के लिए एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा। कंडू की कथित तौर पर 13 मार्च को बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तपन जब अपने आवास के पास टहलने गए थे, तब मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराध जांच विभाग की मदद से तपन कंडू की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल का भी गठन किया गया। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीबीआई ने पहले ही जांच अपने हाथ में ले ली है और जांच में पर्याप्त प्रगति हुई है, ये मानते हुए कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा, परिस्थितियों को देखते हुए हम एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता। हम ये स्पष्ट करते हैं कि चुनौती के तहत आदेश में एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी या इस न्यायालय द्वारा इस आदेश में वर्तमान मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से केवल अस्थायी हैं और वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। पीठ ने आगे कहा कि एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति पर विचार किया है। आगे ये भी नोट किया गया कि एकल न्यायाधीश ने जांच के संबंध में पुलिस अधीक्षक से 2 रिपोर्ट मांगी थी और सीबीआई जांच का निर्देश देने से पहले केस डायरी का भी अध्ययन किया था। जस्टिस राजशेखर मंथा ने अपने आदेश में ये कहते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया कि बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को जगाने की जरूरत है और अपराध की गंभीरता और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए जनता को ये देखने की जरूरत है कि कानून का शासन अभी भी जीवित है और कार्य कर रहा है। इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ या ISIL के 20th समर कोर्स का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट जज इंदिरा बनर्जी ने किया। इसमें ISIL अध्यक्ष प्रवीण पारिक ने भी अपने विचार रखे। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि लॉ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लॉ पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पर ध्यान देने की जरूरत है और इस मौके पर APN से बात करते हुए इंडियन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड प्रेसिडेंट प्रवीण पारिक ने कहा कि 20th समर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल लॉ को समझने में मदद करेगा और स्टूडेंट्स देश विदेश के कानून सीख पाएंगे। I am glad that this summer course is being organized because it is international law is the most happening branch of law today. We have in this course the academicians. The importance of academicians need hardly be emphasized. An Indian has not to go out of India, but he will still be functioning with things which are happening outside India. Therefore, the things have become, and then all the difficulties and good things, everything goes on all over the world. And therefore, it is necessary that we have an Indian Society of International to provide this type of work in which you can earn. और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal Courts Roundup.